हम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ रहे थे और ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोफोनिक्स टॉपिक पे एंड किया था। हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स क्या था, क्या आपको डेफिनेशन याद है? तो हाइड्रोपोनिक्स मीन्स होता है ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन aqueous balanced न्यूट्रिशन। ओके, ये डेफिनेशन मैंने एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया हुआ है कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन एक्वस बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तो ये डेफिनेशन भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से एलिमेंट थे आपको याद है? मैक्रो न्यूट्रिएंट में था कौन? पीके, मांगे, कैस। और उसके बाद हमने पढ़ा था माइक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से एलिमेंट थे? माइक्रो न्यूट्रिएंट में था फेकुमोनी, बी कलेमंजन, है ना। आपको ये ट्रिक से याद था माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट और मैंने बताया था कि ये जो आयरन होता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट रिक्वायर्ड होता था। तो आयरन क्या मैक्सिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता था? आयरन मैक्सिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता था, और ये जो मॉलिब्डेनम है ये मिनिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता था। मींस ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, अमंग माइक्रो न्यूट्रिएंट आयरन सबसे मैक्सिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, लार्जर अमाउंट में रिक्वायर होता है। तो थोड़ा यहाँ पे एक हम देखें अगर कि रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ये ऑर्डर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी में लिखा जरूर है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो ये ऑर्डर एक बार आप समझिए। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए होता है किसके कंपैरिजन में? माइक्रो न्यूट्रिएंट की। फर्स्ट पॉइंट ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट में देखिए, आप अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी देखें तो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है। नाइट्रोजन के बाद में बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट आएंगे। देखिए, मैंने मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी बताना चाहा कि मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे, उसके बाद नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगा। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट में है। और अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट में देखें तो मैक्सिमम अमाउंट में आप बताइए कौन सा होगा? आयरन होगा। मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे आयरन होगा। आयरन के बाद बाकी सारे एलिमेंट आएंगे, और सबसे मिनिमम अमाउंट में एमओ मीन्स मॉलिब्डेनम रिक्वायर्ड होता है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सबसे मैक्सिमम अमाउंट में मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होगा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी अगर हम ऑर्डर क्रिएट करें, एनसीईआरटी में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं लिखा है, बट ये पॉइंट्स सारे वहाँ पे लिखे हुए हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में सीएचओ चाहिए होगा, और फिर लार्जर अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होगा 4th नंबर पे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में ये भी लिखा है कि जो आयरन होता है वो लार्जर अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो एक नोट पॉइंट यहीं पे छोटा सा हो जाए कि ये जो आयरन होता है इसका एक नाम भी है, इसको हम लोग ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। ब्रिज एलिमेंट। देखिए, ब्रिज एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसे ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट? क्योंकि रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट कंपैरिजन टू अदर
ये पॉइंट आप देखेंगे आयरन टॉपिक जहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट कंपैरिजन टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। और नाइट्रोजन के बारे में भी लिखा गया है कि रिक्वायर्ड इन ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। नाइट्रोजन वाले टॉपिक में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इतना पॉइंट्स को कवर किया था। इसके बाद में एक नोट और हो जाए, देखिए सीबीएसई पीएमटी 2007 में एक क्वेश्चन पूछा था, सीबीएसई पीएमटी 2007, उस क्वेश्चन की लाइन को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ क्योंकि वो एक स्टेटमेंट है और वो याद होना चाहिए। लाइन क्या थी कि जो 98% मास होती है किसी बॉडी को, मैं कंप्लीट लाइन ही लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ था कि अबाउट, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था देखिए, लिखा था अबाउट 98% ऑफ मास ऑफ every living organism is composed of 6 एलिमेंट, और 6 एलिमेंट में उसने नाम भी 4 दे दिया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और आपको बाकी के 2 एलिमेंट पता करने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था कि अबाउट 98% मास ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, उसने 4 तो नाम दे दिया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी का 2 नाम आपसे पूछा था और ऑप्शन में बनाया हुआ था फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से करके 4 ऑप्शन बनाए हुए थे, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। पी यहाँ पोटेशियम नहीं है, पी हो जाएगा फॉस्फोरस, ठीक है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि जो 98% मास है, यहाँ पे देखिए मास का मतलब एक्चुअल में यहाँ पे ड्राई वेट की बात कर रहा है। ड्राई वेट मीन्स अगर वाटर को बॉडी से निकाल दें तो उसके बाद जो 98% मास होता है एवरी ऑर्गेनिज्म का, वो किससे कंपोज होता है, 6 एलिमेंट से कंपोज होता है, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी, क्वेश्चन आया हुआ है तो इसे आपको याद रखना होगा। तो इसके बाद हमें जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आगे का टॉपिक रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया हुआ है, रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। हमने जितने भी मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़े हुए हैं उनमें से हर एक एलिमेंट का अब हम रोल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट नंबर पे कौन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका रोल देख लिया जाए। देखिए ये जो टॉपिक है रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपने बाकी के 4 चैप्टर्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी आपने पढ़ रखा है, प्लस अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ रखा है और साथ में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर, अगर आपने ये 4 चैप्टर, तो ये वाले प्लांट फिजियो के प्लस सेल एंड बायोमॉलिक्यूल, अगर इतने चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं तो ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी का आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, वरना आपको ये बोरिंग भी लगेगा और याद करने में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ नहीं दिया हुआ है, मात्र इन्हीं 6 चैप्टर्स का, ये टोटल कितने चैप्टर हैं, इन्हीं 6 चैप्टर में से पॉइंट्स उठा के यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रोल के बारे में देखें। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये कैसा एलिमेंट होता है, इनडिस्पेंसेबल एलिमेंट है, इनडिस्पेंसेबल
इंडिस्पेंसिबल मीन्स इम्पॉर्टेंट, जरूरी, नीडेड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इंडिस्पेंसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है, इंडिस्पेंसिबल है। क्यों? क्योंकि 94% ऑफ प्लांट ड्राई वेट किससे कंपोज्ड होता है? प्लांट ड्राई वेट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 94% ऑफ प्लांट के ड्राई वेट का होता है। क्या ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए, अब देखते हैं कि प्लांट को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है, मीन्स एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? तो कार्बन एब्जॉर्ब्ड एज फ्रॉम CO2 से आएगा। कार्बन कहाँ से आता है? CO2 से आता है। आपने फोटोसिंथेसिस में ये पॉइंट देखा था। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो H2O से आता है ना। ये पॉइंट आपने फोटोसिंथेसिस में देख रखा है पहले ही कि कार्बन CO2 से आता है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O से आता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि सम ऑक्सीजन, सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से आता है? सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फियर से भी आता है, एटमॉस्फियर। ठीक है, तो इसका एब्जॉर्प्शन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन इस 3 जगह से हो रहा है प्लांट में। ये तीनों एलिमेंट 3 जगह से आ रहे हैं, 3 रूट के थ्रू। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर इसका रोल क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का? मीन्स फिजियोलॉजिकल रोल, फिजियोलॉजिकल रोल। इन तीनों एलिमेंट का प्लांट के बॉडी में क्या रोल है? तो आपको पता होगा कि ये स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म की। देखिए, अगर ये हमारा सेल है तो सेल के अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उस प्रोटोप्लाज्म में मेजरली, मीन्स जो प्रोटोप्लाज्म है वो तो प्रोटीनिशियस होता है, और उस प्रोटीनिशियस में जो बाकी बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक सस्पेंशन लाइक होता है ना, ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ये जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसमें वाटर होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट्स होगा, मिनरल्स होगा, काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं। मीन्स ये जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म को बनाता है। पहला क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसके अलावा जो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उन सब का भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। देखिए, बाहर में जो सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें भी जो कंपाउंड जो होगा जिससे ये मिलके बना हुआ है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। मीन्स स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म का हो जाएगा, सेल वॉल का हो जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल का होता है, ये स्पेलिंग बायोमॉलिक्यूल का होता है। CHO कहाँ प्रेजेंट होगा? CHO जो एलिमेंट है वो आपके प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, सेल वॉल में प्रेजेंट है, बायोमॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इसके अलावा प्लांट के हर एक पार्ट में प्रेजेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसीलिए हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को फ्रेमवर्क एलिमेंट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फ्रेमवर्क एलिमेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? फ्रेमवर्क एलिमेंट भी इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेल होता है, सेल के फ्रेम को बनाता है। मीन्स सेल के जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट का ये क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। बायोमॉलिक्यूल में आप देखिए तो कार्बोहाइड्रेट में भी प्रेजेंट है, प्रोटीन में भी प्रेजेंट है, फैट्स में भी प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका रोल यही हो गया। सिंथेसिस किसका किसका करेगा? बायोमॉलिक्यूल का सिंथेसिस करेगा, प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस कर रहा है, और सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड एलिमेंट पे हम आते हैं। CHO के बाद आएगा N, कौन? नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन के बारे में हमने बताया और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट, रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट, सबसे ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए होता है, पर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बाद। मीन्स यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्थ मोस्ट इसेंशियल आफ्टर CHO, कार्बन हाइड्रोजन के बाद ये कैसा है, फोर्थ मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसका एब्जॉर्प्शन अब देख लिया जाए कि आखिर प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन को अब मैं AB से लिखूंगा। तो प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन करता है एज NO3- के फॉर्म में, NO2- के फॉर्म में एंड NH4+ के फॉर्म में फ्रॉम सॉइल से। सॉइल से इतने फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, जिसमें से मेनली एब्जॉर्प्शन होता है NO3- के फॉर्म में। NO3- के फॉर्म में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम अमाउंट में ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन नाइट्रोजन का नाइट्रेट आयन के फॉर्म में होता है। तो इसका फिजियोलॉजिकल रोल देख लिया जाए कि नाइट्रोजन का फिजियोलॉजिकल रोल क्या होगा। फिजियोलॉजिकल रोल, तो फिजियोलॉजिकल रोल में सबसे पहला जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये प्लांट के हर पार्ट में रिक्वायर्ड होता है। जो नाइट्रोजन है प्लांट के एवरी पार्ट में रिक्वायर्ड होता है, और पार्टिकुलरली अगर हम बताएं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में रिक्वायर्ड होता है। मैं लिखता हूं तो आप देखिए, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट पार्ट्स, particularly meristematic tissue and metabolically active cell, एक्टिव सेल। अब देखिए, ये जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल हैं और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, इन्हें नाइट्रोजन क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्या आपको पता है? नाइट्रोजन इन्हें ग्रेटेस्ट अमाउंट में क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, क्योंकि अगर देखें तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे, सेकंड पॉइंट आप देखिए तो आपको ये समझ में आएगा। नाइट्रोजन आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है, नाइट्रोजन से सेल में बनता क्या है, नाइट्रोजन का यूज कहाँ पे होता है सेल में, ये सेकंड पॉइंट में अगर देखें आप कि नाइट्रोजन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। किस किस चीज़ का कॉन्स्टिट्यूएंट है, देखिए पहला तो ये प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीन्स नाइट्रोजन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन में बोले तो एमिनो एसिड बोल सकते हैं आप, एमिनो एसिड में प्रेजेंट होगा। दूसरा अगर देखें तो ये एंजाइम में प्रेजेंट होता है, क्यों? क्योंकि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ये एंजाइम में भी प्रेजेंट होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसमें नाइट्रोजन क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहाँ पे एंजाइम बनना है, प्रोटीन बनना है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड में। ये जो नाइट्रोजन है न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है। आपको याद होगा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में खुद ही नाम में आ रहा है नाइट्रोजनस बेस, मीन्स नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है यहाँ पे। इसके अलावा फोर्थ में देखें तो विटामिन्स में प्रेजेंट होता है। विटामिन्स मीन्स, इस नेम को अगर आप ब्रेक कीजिए तो इसका मतलब है वाइटल अमीन्स। वाइटल मीन्स जरूरी, और अमीन्स मीन्स होता है अमीनो एसिड। ठीक है, तो विटामिन्स में भी, सारे विटामिन्स में नहीं, क्यों? क्योंकि पहले तो जब शुरू में विटामिन की खोज हुई थी, देखिए विटामिन का मतलब क्या है, वाइटल अमीन। क्यों ये नाम रखा गया? क्योंकि जो शुरू में फर्स्ट टाइम जब विटामिन डिस्कवर किया गया तो उस विटामिन में मेनली एमिनो एसिड ही था,
बट लेटर जब डिस्कवर हुआ और सारे विटामिन, तो सारे विटामिन में अमीनो एसिड नहीं प्रेजेंट था, इसलिए कुछ विटामिन्स में जो कि प्रोटीनिशियस होते हैं, अमीनो एसिड के होते हैं, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा, प्रोटीनिशियस हार्मोन्स आप बोल सकते हैं। मतलब मेन अगर आप देखें तो बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, अमीनो एसिड में प्रेजेंट होगा, तो वही यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा जा रहा है कि हार्मोन में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्या आपको क्लोरोफिल का फॉर्मूला याद है? अगर मैं क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला लिखूं जो कि मेथिल कंटेनिंग होता है, तो क्या था, C55H72O5N4Mg। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 एटम आए, क्लोरोफिल में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या था, C55H70O6N4Mg। देखिए क्लोरोफिल बी में भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी में, तो क्लोरोफिल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं लिख रहा हूं जो कि एनसीईआरटी में दिया तो है बट कहीं और पे दिया है, मींस एमाइड्स एंड यूराइड्स में। एमाइड्स एंड यूराइड्स, ये दोनों नाम मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर के सबसे लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। यूराइड्स के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है किसमें, सोयाबीन में, सोयाबीन। ये दोनों ही नाम दिया हुआ है बट इस चैप्टर के सबसे लास्ट पैराग्राफ पे दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट किस किस चीज़ों का है। जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन, तो इसीलिए नाइट्रोजन सारे प्लांट के पार्ट में रिक्वायर्ड होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रिक्वायर्ड होगा, और जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल हैं, जो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, उनको एंजाइम चाहिए है, प्रोटीन चाहिए है, हर सेल में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, तो प्लांट के हर पार्ट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे से 2 एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद क्या था, कॉन पी के, मीन्स पी इज फॉर फॉस्फोरस। 3rd नंबर पे अगर हम देखें तो आ जाएगा फॉस्फोरस पी। देखिए फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, AB। फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन प्लांट किस फॉर्म में करेगा, आइदर एज H2PO4 माइनस, और इसमें से एक हाइड्रोजन और निकाल दीजिए, HPO4 माइनस 2। इन दोनों के फॉर्म में फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन प्लांट करता है, आइदर एज H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2। ठीक है, इन दोनों के फॉर्म में फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, मींस PR। देखिए थोड़ा यहाँ शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ये फॉस्फोरस को भी हमने कंप्लीट नहीं लिखा है, तो अगर आपको लगता है कि आप इसे भूल जाएंगे फ्यूचर में रिवीजन करते टाइम, तो आप इसे पूरा पूरा लिख लीजिए। फिजियोलॉजिकल रोल में अगर हम देखें तो सबसे पहला हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या आपने सेल चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है? तो जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन हो वो लिपोप्रोटीनिशियस होता है, लिपोप्रोटीनिशियस होता है। लिपोप्रोटीनिशियस मींस लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, और जिसमें लिपिड जो होता है वो कैसा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड में देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया और साथ में क्या होगा इसमें, प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का मिलकर बना होता है सेल मेम्ब्रेन। ये पॉइंट आपने सेल चैप्टर में पढ़ रखा हुआ है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में देखिए सर्टेन अमीनो एसिड में भी प्रेजेंट होता है। सर्टेन प्रोटीन लिख लीजिए आप, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस। क्यों, क्योंकि प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड, और कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी हैं जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। नाम नहीं जानना है यहाँ पे, बट कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, इसीलिए सर्टेन प्रोटीन में भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। 3rd पॉइंट पे देखते हैं कि ऑल न्यूक्लिक एसिड में,
ऑल न्यूक्लिक एसिड, जिसे आप लोग न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। क्या आपको याद है न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के ही एग्जाम्पल क्या था? एटीपी और एडीपी फोटोसिंथेसिस चैप्टर में देखा था आपने। यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाकी चैप्टर्स में ये सारे पॉइंट्स आपके पढ़े हुए हैं। एटीपी और एडीपी क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। मींस फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में भी फॉस्फोरस रिक्वायर्ड होता है। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन आपको याद है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स एटीपी। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में भी फॉस्फोरस रिक्वायर्ड होता है। और न्यूक्लियोटाइड और एटीपी में फॉस्फोरस किस फॉर्म में प्रेजेंट है? एज फॉस्फोरिक एसिड में, PHORIC। फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में, तो फॉस्फेट भी प्रेजेंट होगा, मींस फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोटाइड में, एटीपी एडीपी में। ये 4 पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और चारों इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये पॉइंट्स समझ आने चाहिए और याद करने के लिए इसका कोई ट्रिक नहीं है। आपने अगर बाकी चैप्टर पढ़ा हुआ है अच्छे से तो ये चैप्टर आपका अपने से ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर के बाद पास चलते हैं। ये थर्ड हो गया फॉस्फोरस। तो इसके बाद फोर्थ है पोटेशियम, CHONPK। फॉस्फोरस के बाद क्या आएगा? पोटेशियम। फोर्थ नंबर पे K इज फॉर पोटेशियम हो गया। तो पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है? क्या आपको पता है पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है? उसके बाद इसका हम फिजियोलॉजिकल रोल देखेंगे। पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन K+ के फॉर्म में होता है, मींस पोटेशियम आयन के फॉर्म में होता है। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट फिजियोलॉजिकल रोल में एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि ये किस प्लांट के पार्ट में रिक्वायर्ड होता है। तो रिक्वायर्ड इन मोस्ट एबंडेंट क्वांटिटीज इन। देखिए प्लांट के किस किस पार्ट में पोटेशियम रिक्वायर्ड होता है, तो इन हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रिक के थ्रू आप याद कर लीजिए, बलराम। ठीक है, बलराम में पोटेशियम रिक्वायर्ड होता है मोस्ट एबंडेंट क्वालिटी में, जहाँ पे B से हो जाएगा बड्स, B से हो जाएगा बड्स, L से हो जाएगा लीव्स, L से लीव्स, R से हो जाएगा रूट टिप्स में, रूट के टिप्स में रिक्वायर्ड होता है। ये चारों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और M से हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये चार मतलब प्लांट में ये 4 पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे मोस्ट एबंडेंट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। बाकी पार्ट्स में भी रिक्वायर्ड है, बट एबंडेंस की बात यहाँ पे की जा रही है कि मोस्ट एबंडेंट क्वांटिटी में किस पार्ट में रिक्वायर्ड होगा। तो ये 4 नाम उस कंडीशन पे आते हैं। इसका दूसरा अगर हम फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो ये एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करता है। मींस देखिए, मेंटेन एनायन कैटायन बैलेंस along with सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन के साथ में ये एनायन और कैटायन के बैलेंस को मेंटेन करता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? मींस देखिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है पोटेशियम और सोडियम, और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है। तो दोनों आयंस का, मींस कैटायन का और एनायन का, इन दोनों आयंस को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये तीनों का फंक्शन हो जाएगा। पोटेशियम का भी फंक्शन है, सोडियम का भी है, और क्लोरीन में भी हम इसे पढ़ेंगे कि क्लोरीन किस में हेल्प करता है, एनायन कैटायन
के बैलेंस में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कि अल्टर करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। अल्टर ऑस्मोटिक प्रेशर बोलिए या फिर तो पोटेंशियल, दोनों ही बोल सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्लिक पोटेंशियल, ऑब्लिक ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इन दोनों को चेंज करता है। कैसे चेंज करता है ये थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों ही सेम चीज़ होते हैं। आपने ये पॉइंट कहाँ पे पढ़ा है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर इसी के हम निगेटिव वैल्यू को ले लें तो ये इक्वल होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। निगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये पॉइंट NCERT में लिखा हुआ है। तो ये दोनों ही सेम चीज़ें होती हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बस साइन का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो पोटेशियम ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर करता है, मींस कम या फिर तो ज़्यादा करता है। कैसे करता है? देखिए, अगर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, अगर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के। यहाँ पे वैसे ये समझाने का कोई बहुत बड़ा मतलब अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट होता है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू में R इनटू में T, है ना। ये फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का पढ़ा हुआ है हमने। तो देखिए, ये जो पाई है ये, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन किसका होता है? सॉल्यूट का होता है, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। ये पॉइंट पता है हमें। तो देखिए, जब K+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा या फिर तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ता है या फिर तो जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है एंडोऑस्मोसिस, मींस वाटर इनसाइड द सेल एंटर करेगा। इस कंडीशन पे वाटर इनसाइड द सेल एंटर करेगा। और अगर इसी तरीके से पोटेशियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और रिजल्ट क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस मींस वाटर सेल से बाहर जाएगा। एक्सो मींस वाटर सेल से बाहर जाएगा। तो इस तरीके से पोटेशियम ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करता है। ठीक है, तो अब इसके चेंज करने से फ़ायदा क्या होगा? ये चेंज करने का मोटिव क्या होता है? तो मोटिव होता है मेंटेन करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल, मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ सेल। सेल के टर्जिडिटी को मीन्स वाटर के अंदर आने की जो वाटर अगर सेल के अंदर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी बोलते हैं। तो इस चीज़ को मेंटेन करता है। दूसरा और क्या करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है। मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दूं कि पोटेशियम क्या कर रहा है? पोटेशियम ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज कर रहा है। और चेंज करने का मोटिव क्या होता है? कि सेल के टर्जिडिटी को मेंटेन करना, दूसरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करना। तो कैसे ओपन और क्लोज होता है ये हम आने वाले चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। यहाँ से चौथा पॉइंट जो कि NCERT ने लिख रखा है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। और 5वां पॉइंट लिखा हुआ है हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस।
ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना होगा, दोनों ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है बट किसी भी चैप्टर में नहीं पढ़ा है हमने। ये दोनों पॉइंट हमने जितने भी एंजाइम पढ़े हैं उसमें से किसी भी एंजाइम में पोटेशियम एज अ एक्टिवेटर नहीं यूज़ किया है, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी पोटेशियम हेल्प करता है, ये पॉइंट भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो इससे आपको याद करना होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ऐसा होता है। तो ये हुआ हमारा फोर्थ एलिमेंट पोटेशियम के बारे में। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ एलिमेंट, कौन पी के मांगे कैस। मैग्नीशियम देन कैल्शियम है, एनसीईआरटी में पहले कैल्शियम ही दे रखा है तो वही पहले पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा हमारा कैल्शियम। फिफ्थ नंबर पे हो गया कैल्शियम। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है और इसका फिजियोलॉजिकल रोल। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन Ca+2 के फॉर्म में होता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैल्शियम आयन के फॉर्म में Ca+2 के फॉर्म में होता है। अब इसकी फिजियोलॉजिकल रोल क्या हो जाएगी, तो सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी लिखता है कि मोस्टली रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। ऐसा क्यों है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके हम बाकी रोल को देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि मोस्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू को ये रिक्वायर्ड क्यों है। देखिए इसका दूसरा रोल है कि ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे हेल्प करता है थोड़ा समझते हैं। कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। आपने पढ़ा है सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है, मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला किस चीज का बना होता है, तो मिडिल लैमेला दो कंपाउंड का बना होता है, दैट इज कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, तो ये जो मिडिल लैमेला है देखिए कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ है, इसीलिए सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में सेल वॉल मटेरियल इंक्रीज होता है। जो डिफरेंशिएटिंग टिश्यू होते हैं उनमें सेल वॉल मटेरियल इंक्रीज होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जब होता है रेप्लिकेशन तो उस टाइम भी सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम का रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए मोस्टली रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। इसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो सेल डिवीजन के टाइम, स्पिंडल फॉर्मेशन के टाइम भी इसका रिक्वायरमेंट होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। देखिए ह्यूमन के केस में तो स्पिंडल का फॉर्मेशन सेंट्रोसोम करता है, बट प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो प्लांट में स्पिंडल का फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर MTOC करता है। ठीक है, प्लांट में स्पिंडल का फॉर्मेशन MTOC मीन्स माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर करता है, और ह्यूमन के केस में सेंट्रोसोम करता है। ह्यूमन के केस में सेंट्रोसोम करता है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन के टाइम कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट accumulates in older leaves। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि ये ओल्डर लीव्स में इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, एक्यूमुलेट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है? एक छोटा सा नोट के थ्रू मैं यहाँ पे समझा दूँ। देखिए ये जो कैल्शियम होता है ये कैसा है, इमोबाइल एलिमेंट है। इमोबाइल मतलब समझते हैं, इमोबाइल मीन्स है इमूवेबल, जिसका मूवमेंट नहीं होता है, जो ट्रांसलोकेट नहीं होता है, तो उसे हम इमोबाइल बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में। और जो मूवेबल होता है उसे हम मोबाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे सेलफोन नहीं समझिएगा। तो कैल्शियम कैसा एलिमेंट है, इमोबाइल एलिमेंट है। इससे होगा क्या, देखिए
हमने पढ़ा था मैक्रोन्यूट्रिएंट में CHON कौन, पीके मांगे और फिर कैस, ठीक है, कौन पीके मांगे कैस। तो इसमें से जो CHO होता है जनरली इसकी डिफिशियंसी नहीं होती है, बट जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम है इसकी भी डिफिशियंसी होती है, कैल्शियम एंड सल्फर की भी डिफिशियंसी होती है। तो ये जो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये मोबाइल होते हैं। ये कैसे होंगे? मोबाइल होते हैं। और ये जो कैल्शियम और सल्फर है ये इमोबाइल होता है। इसे अभी हम डिटेल में थोड़ा सा एक बार और पढ़ेंगे जब डिफिशियंसी पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी में। इसके बाद का टॉपिक जो होगा डिफिशियंसी, वहाँ पे भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा समझिए कि ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और यहाँ कैल्शियम, सल्फर है, इसमें से ये जो होते हैं NPK, MC मोबाइल होते हैं, कैल्शियम, सल्फर कैसे होते हैं? इमोबाइल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये कैसा लीफ है? ओल्डर लीव्स है। OL मीन्स ओल्डर लीफ है। और ये क्या है? हमारा उसी प्लांट का न्यूअर लीफ है। देखिए सेम प्लांट के दोनों लीव्स हैं, दोनों ही लीव्स सेम प्लांट के हैं। अब सपोज कीजिए कि प्लांट को डिफिशियंसी हो गई। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज कीजिए कि प्लांट को डिफिशियंसी हो गई। अगर प्लांट को इनमें से किसी भी एलिमेंट की डिफिशियंसी हुई, अगर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फिर से सुनिए, आपने प्लांट जहाँ पे ग्रो किया हुआ है, सपोज कीजिए कि उस सॉइल में ये चारों एलिमेंट कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है, तो क्या होगा? ये जो ओल्डर लीव्स है, अब ये बूढ़ा हो गया है, ये क्या करेगा? अपने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम को मूव करा देगा न्यूअर लीव्स के पास में। न्यूअर लीव्स के पास में मूव करा देगा अपने बायोमॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके, है ना, अपने बायोमॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके इसका मूवमेंट करा देगा न्यूअर लीव्स के पास। बट अगर उसी प्लांट में डिफिशियंसी हो गई कैल्शियम और सल्फर की, अगर उसी प्लांट में डिफिशियंसी हो गई कैल्शियम और सल्फर की, तो ये जो है मूव नहीं कर पाएगा। देखिए ये मूव नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि कैल्शियम एंड सल्फर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मीन्स देखिए सेल वॉल में, सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं कैल्शियम। इसी तरीके से सल्फर भी जो होता है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, इसका मतलब ये है कि ये लीफ खुद को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके तो इसे नहीं देगा ना। मीन्स ये इमोबाइल क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहे हैं, उस ओल्डर लीव्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसलिए ये कैसे होते हैं? इमोबाइल होते हैं। ये ओल्डर लीव से न्यूअर लीव्स के पास नहीं जाते हैं, ओल्डर लीव से न्यूअर लीव के पास नहीं जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? देखिए जो मोबाइल एलिमेंट है, अगर इसकी डिफिशियंसी हुई, अगर मोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी हुई, तो जो डिफिशियंसी सिम्पटम है वो पहले कहाँ आएगा? फर्स्ट सीन इन ओल्डर लीव, फर्स्ट सीन इन ओल्डर लीव्स। क्यों ओल्डर लीव्स में पहले आ रहा है? क्योंकि ओल्डर लीव्स ने अपने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम को मूव करा दिया ना। अगर डिफिशियंसी हुई तो ओल्डर वाले ने अपना वाला दे दिया न्यूअर वाले को कि भाई तुम ले लो और मैं डिफिशियंसी सिम्टम को झेल लूँगा, है ना। तो डिफिशियंसी सिम्टम्स मोबाइल एलिमेंट का पहले कहाँ दिखेगा? ओल्डर लीव्स में दिखेगा। बट इमोबाइल एलिमेंट का डिफिशियंसी सिम्टम फर्स्ट सीन इन न्यूअर लीफ। अगर इन दोनों एलिमेंट का डिफिशियंसी हुआ तो पहले ये न्यूअर लीफ में दिखेगा, न्यू लीफ में पहले दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, तो न्यू लीफ में इसकी डिफिशियंसी सिम्पटम पहले दिखेगी। और ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है? एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स। देखिए ये पॉइंट, एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीफ का यही मतलब है कि ये
ओल्डर लीफ से न्यूअर लीफ में नहीं ट्रांसलोकेट हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इमोबाइल है, इमोबाइल एलिमेंट है। इन पॉइंट्स को अगर आपको नहीं समझ में आया, ये जो मैंने नोट पॉइंट लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अभी एक बार और समझाया जाएगा। इसके बाद जब हम डिफिशियंसी सिम्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम इन पॉइंट्स को एक बार समझाएंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को एक बार वहाँ पे भी समझाया जाएगा। तो 4 पॉइंट ये हो गए कि कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होता है ओल्डर लीव्स में, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। और 5वें पॉइंट पे आते हैं हम। 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा? ये दोनों पॉइंट देखिए आपको याद करना होगा। इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होता है। और 6th पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा है, एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम, सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, देखिए मैंने ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी से ही उठाए हैं, तो आप एक बार उसके पैराग्राफ को भी ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप रिवाइंड करके देखिए पीछे की तरफ, शायद समझ आ जाए। अगर नहीं आता है तो फिर भी आगे इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। ये 5th फंक्शन क्या था कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करता है, और दूसरा कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने में। तो ये 6 पॉइंट दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ये 6 आपको याद होने चाहिए। ये रही प्लांट की बात। इसके अलावा मैं 3 पॉइंट और बोल रहा हूँ जो कि ह्यूमन में है, आप उसे एक बार सुन लीजिए। आप चाहें तो उसे नोट करके लिख भी सकते हैं। देखिए, पहला ये कि ये कैल्शियम मसल कंट्रैक्शन में रिक्वायर्ड होता है। पहला पॉइंट क्या कि कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में रिक्वायर्ड होता है। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो कैल्शियम होता है ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, ह्यूमन के भी फर्टिलाइजेशन में एंड प्लांट के भी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट इसमें अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो कैल्शियम होता है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है प्रोटीनीशियस हार्मोन के लिए। देखिए, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, और ये है आप समझिए कोई प्रोटीनीशियस हार्मोन। अब इस हार्मोन को अंदर आना है तो ये अंदर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन है लिपिड का, और ये जो है ये क्या है? प्रोटीन है। हार्मोन क्या हुआ? प्रोटीन है। हार्मोन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन है लिपिड का, तो ये अंदर नहीं आ पाता, इसलिए ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है। तो कैल्शियम का एक ये भी रोल है, एक्ट किसकी तरह करता है? एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर फॉर प्रोटीनीशियस हार्मोन। ये तीनों पॉइंट आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में मिलेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बता दिया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो ये 5th एलिमेंट हो गया। इसके बाद हम आते हैं 6th एलिमेंट की तरफ, मैग्नीशियम। ठीक है, 6th नंबर पे क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन और देन इसका फिजियोलॉजिकल रोल। मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन Mg+2 के फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा? Mg+2 के फॉर्म में होगा। और इसका फंक्शन देखिए, पहला फंक्शन तो ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है एंजाइम को, एक्टिवेट्स एंजाइम। और कहाँ के एंजाइम को एक्टिवेट करता है? तो फोटोसिंथेटिक एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, और साथ में रेस्पिरेटरी एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। फोटोसिंथेटिक एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है और रेस्पिरेटरी एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। अगर फोटोसिंथेटिक एंजाइम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा रुबिस्को,
रूबिस्को एंजाइम को एक्टिवेट करता है और साथ में पेप्केज एंजाइम मींस पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। रेस्पिरेशन में ऑल काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब वो चाहे हेक्सोकाइनेज हो, ग्लूकोकाइनेज हो, ग्लूकोहेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोहेक्सोकाइनेज हो, पायरुवेट काइनेज हो, सारे काइनेज एंजाइम को मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है मैग्नीशियम। डीएनए एंड आरएनए के सिंथेसिस में कहाँ इन्वॉल्व होगा, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडीन। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं लिखा है कि डीएनए एंड आरएनए के सिंथेसिस में कहाँ पे इन्वॉल्व होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हेल्प करता है प्यूरिन एंड पिरामिडीन के फॉर्मेशन में, मींस नाइट्रोजनस बेस के फॉर्मेशन में, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन में ये हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ये रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि क्लोरोफिल एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, मैग्नीशियम होता है। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट लिखा है कि मेंटेन करता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को, मेंटेन्स राइबोसोम स्ट्रक्चर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नोट में देखिए, जो 70S राइबोसोम है उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, दैट इज 50S एंड 30S होता है। और जो 80S राइबोसोम होता है उसके भी 2 सब यूनिट होते हैं, 60S और 40S। ठीक है, ये एक लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ पे भी लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाईवैलेंट कैटायन, दैट इज मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। देखिए ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं, साइटोप्लाज्म में ये अकेले अकेले ऐसे घूमते रहते हैं। दोनों मिलते कब है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया जो कि एनसीईआरटी में लिखा था। इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें से हम लोग निकालते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम आयन डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो आप इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो रेप्लिकेशन में प्लेज रोल इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे बन रहा है, प्लेज रोल इन रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व है। क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए कर रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से आरएनए बनाना। रेप्लिकेशन में भी मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है, ट्रांसक्रिप्शन में भी रिक्वायर्ड है, इसके अलावा ट्रांसलेशन में भी रिक्वायर्ड है। ट्रांसलेशन में भी मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड है। ये तीनों पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बट इनडायरेक्टली निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तरह बन सकता है। इसके बाद हम 7th एलिमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है सल्फर। ठीक है, 7th एलिमेंट क्या हो जाएगा, कौन पी के मांगे कैल्शियम, तो हम लोगों ने देख लिया। फिर हो जाएगा सल्फर। देखिए सल्फर का अगर हम देखें कि एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, और देन फिर होगा इसका फिजियोलॉजिकल रोल। तो इसका एब्जॉर्प्शन होता है सल्फेट के फॉर्म में, SO4-2 के फॉर्म में। सल्फर का एब्जॉर्प्शन सल्फेट के फॉर्म में होता है। ठीक है,
तो फिजियोलॉजिकल रोल में अगर हम देखें तो सबसे पहला ये एमिनो एसिड में प्रेजेंट होता है। जो सल्फर है वो एमिनो एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, या फिर तो कुछ एमिनो एसिड में प्रेजेंट होता है। वो कौन कौन सा एमिनो एसिड है देख लिया जाए। सल्फर कंटेनिंग ए मीन्स यहाँ पे अमीनो एसिड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दो अमीनो एसिड है, एक तो हो जाएगा सिस्टीन, एक हो जाएगा सिस्टीन और दूसरा मेथियोनीन। मेथियो THIONINE। एक तो हो जाएगा सिस्टीन और दूसरा मेथियोनीन। ये दोनों ही एमिनो एसिड सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरा अगर हम रोल देखें, एक तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड देख लिया, दूसरा अगर देखें ये होता है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम, विटामिन एंड फेरोडॉक्सिन, DOXIN। किसका किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? कोएंजाइम का है, विटामिन्स का है और फेरोडॉक्सिन का है। इन तीनों का ही कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इन तीनों का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और विटामिन में जैसा कि लिखा हुआ है 3 नाम, एक तो थियामिन, दूसरा बायोटिन और फिर लिखा है कोएंजाइम ए। थियामिन, बायोटिन एंड कोएंजाइम ए। थियामिन का दूसरा नाम है विटामिन B1, बायोटिन का दूसरा नाम है विटामिन B7 एंड कोएंजाइम ए का दूसरा नाम है विटामिन B5। विटामिन B5 को हम लोग पैंथोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, बट कोएंजाइम ए क्या है? पैंथोथेनिक एसिड का कंपोनेंट होता है। तो ये तीनों क्या हो गए? विटामिन हो गए, जो कि NCERT में लिखा हुआ है। तीनों नाम आपको याद रखने होंगे। कोएंजाइम का भी कंपोनेंट है, देखिए कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है। फेरोडॉक्सिन में हम लोगों ने देखा था 2 तरह का, एक देखा था आयरन सल्फर प्रोटीन, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन उठाइए वहाँ पे हमने देखा था आयरन सल्फर प्रोटीन, और दूसरा देखा था आयरन कंटेनिंग फेरोडॉक्सिन। आयरन कंटेनिंग फेरोडॉक्सिन, तो यहाँ पे देखिए नाम में ही लिखा है आयरन सल्फर प्रोटीन, तो फेरोडॉक्सिन में भी सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन तीनों का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट किसका किसका है? कोएंजाइम का है, विटामिन का है और फेरोडॉक्सिन का है। और ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, और ये सारे पॉइंट पहले पढ़े हुए हैं हमारे। ये पॉइंट बायोमॉलिक्यूल में हमने पढ़ रखा है, और बाकी का ये पॉइंट फोटोसिंथेसिस में कुछ पढ़ा हुआ है और कुछ यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 7th नंबर हो गया। इसके बाद 8th पे जाते हैं, आयरन। देखिए 7th के बाद हो जाएगा 8th पे आ जाएगा Fe। 8th पे Fe के बारे में मैंने आज इस लेक्चर में एक नया पॉइंट बताया कि ये कैसा एलिमेंट होता है? ब्रिज एलिमेंट होता है। ब्रिज एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि मैक्सिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। और ये पॉइंट यहाँ NCERT में लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट कंपेरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। लार्जर अमाउंट कंपेरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। लार्जर अमाउंट में चाहिए होता है, बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में। ये पॉइंट NCERT में लिखा है, आप जाके चेक कीजिए एक बार। तो इसके बाद इसका देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन Fe+3 के फॉर्म में होता है, मींस फेरिक के फॉर्म में होता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन फेरिक के फॉर्म में होता है। और इसी के साथ में एक छोटा सा नोट पॉइंट यहाँ पे मैं बता दूं कि ह्यूमन में भी आयरन का एब्जॉर्प्शन फेरिक के ही फॉर्म में होता है। आप ह्यूमन की बात कीजिए चाहे प्लांट की बात कीजिए, आयरन का एब्जॉर्प्शन फेरिक के फॉर्म में ही होगा। तो नोट में हम क्या लिख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन
of iron takes place in Fe+3 form. Fe+3 क्या बोलेंगे? फेरिक फॉर्म in both plant and animal. In both plant and animal. देखिए अब प्लांट क्या करेगा, रूट से तभी आयरन को लेगा जब वो Fe+3 के फॉर्म में होगा, बट एनिमल तो फूड खाएगा ना, और जब वो फूड खाएगा मीन्स वो भोजन लेगा तो उस टाइम आयरन Fe+2 के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ह्यूमन के केस में क्या हो जाएगा, देखिए अगर ह्यूमन ने Fe+2 वाला आयरन लिया तो स्टमक में जाते ही इसके ऊपर HCl एक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 के फॉर्म में। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe+3 के फॉर्म में। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन में भी आयरन का एब्जॉर्प्शन Fe+3 के फॉर्म में ही होता है, और अगर +2 वाला कंज्यूम कर लिया ह्यूमन ने तो HCl उसे कन्वर्ट कर देगा +3 के फॉर्म में। तो इसके बाद इसका देखते हैं हम फिजियोलॉजिकल रोल। तो फिजियोलॉजिकल रोल में सबसे पहला लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, और कैरी कैसे करता है, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू करता है। मींस इलेक्ट्रॉन कैरीज थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कैरी होता है, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू कैरी होता है। आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि Fe+3 फॉर्म है, और जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है, प्लस हुआ जब एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 के फॉर्म में। और जब इसने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया, देखिए फिर से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, ये कैरियर तो ऐसे ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे सीक्वेंस में फ्लो करेगा। तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन आया तो ये कन्वर्ट हो गया Fe+2 के फॉर्म में, और जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ जब कैरी करवाया तो उस टाइम Fe+2 वापस से कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में। माइनस कर देंगे, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे Fe+2 से तो Fe+3 बन जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। Fe+3 से Fe+2 बनना और Fe+2 से Fe+3 बनना, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये जो Fe+3 है इसका नाम क्या है, फेरिक है। Fe+2 का नाम क्या है, फेरस है। एक फेरिक और दूसरा फेरस। तो Fe+3 Fe+2 में गया मीन्स ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, और Fe+2 Fe+3 में गया मीन्स ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और ये कैसा रिएक्शन है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये NCERT में लिखा हुआ है कि ये रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर में हम लोगों ने कई सारा इलेक्ट्रॉन कैरियर पढ़ा है, तो मेनली ये प्रेजेंट किस में होते हैं, 2 में। एक तो फेरोडॉक्सिन में, फेरोडॉक्सिन में आयरन प्रेजेंट होता है ना, तो वहाँ पे ये यही फंक्शन होता है। फेरोडॉक्सिन में जो आयरन प्रेजेंट होता है वहाँ पे यही फंक्शन होता है। इसके अलावा साइटोक्रोम ETS में हम लोगों ने देखा है साइटोक्रोम था, साइटोक्रोम B, C1, C, A, A3, 5 साइटोक्रोम थे जिसको मैंने सीक्वेंस में नाम लिया। तो इन साइटोक्रोम में भी आयरन प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे भी यही रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि कुछ एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, और जिस एंजाइम का नाम है कैटालेज एंजाइम। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कैटालेज एंजाइम आपने देखा था फोटो रेस्पिरेशन में, परऑक्सीसोम में यूज हो रहा था।
तो ये कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट कहाँ होता है, मैंने वहाँ पे भी ये नोट लिखवाया हुआ था और फिर से बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट नोट है कि परऑक्सीसोम में मेनली दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है कैटालेज और दूसरा होता है ऑक्सीडेज। ठीक है, एक कैटालेज और दूसरा ऑक्सीडेज, जिसमें से जो कैटालेज है ये लार्जेस्ट एंजाइम होता है और ऑक्सीडेज इज एन स्मॉलेस्ट एंजाइम। ये फोटो रेस्पिरेशन के टाइम भी फोटोसिंथेसिस चैप्टर में मैंने बताया हुआ है और ये आपको याद रखना चाहिए कि लार्जेस्ट एंजाइम और स्मॉलेस्ट एंजाइम दोनों ही एक ही सेल ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है, जिसका नाम है परऑक्सीसोम। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि ये जो आयरन होता है ये क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल होता है। देखिए, इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होइए, इसेंशियल लिखा है मैंने, इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, बट इसी के आगे मैं एक अपने तरफ से स्टेटमेंट लिख दूं कि बट नॉट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में ये यूज नहीं होता है। जो आयरन मॉलिक्यूल है ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस में यूज्ड नहीं होता है, बट फिर भी इसेंशियल होता है, रिक्वायर्ड होता है क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? ये यूज्ड नहीं होता है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में, बट रिक्वायर्ड होता है, इसेंशियल होता है। तो ये 8th पॉइंट था हमारा आयरन के बारे में। इसके बाद 9th नंबर मैंगनीज। 9th पे क्या हो जाएगा? Mn मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों टर्म से थोड़ा कभी एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है अगर अच्छे से रिवीजन नहीं किया है आपने तब। ठीक है, तो ये जो Mn है मैग्नीज, इसका एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है अगर देखें तो Mn का एब्जॉर्प्शन होता है Mn+2 के फॉर्म में। Mn+2 के फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होता है रूट के थ्रू सॉइल से, और इसका फिजियोलॉजिकल रोल पे आते हैं। मैग्नीज के फिजियोलॉजिकल रोल में तो पहला रोल एनसीईआरटी में लिखा है कि ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स एंजाइम, और कहाँ कहाँ के एंजाइम को एक्टिवेट करता है तो ये फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को एक्टिवेट करता है और रेस्पायरेशन के एंजाइम को एक्टिवेट करता है और साथ में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। ये जो मैग्नीज है Mn, ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम, रेस्पिरेशन के एंजाइम और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम को। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है जो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपने पढ़ा हुआ है कि ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रिक्वायर्ड होता है एंड इवोल्यूशन ऑफ O2। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि मैग्नीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ O2 के लिए रिक्वायर्ड होता है। क्या आपको याद है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या था? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का क्या नाम आपको पता है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स था MnCl प्रोटीन। तो वाटर को स्प्लिट करने के लिए Mn का भी रोल है और क्लोरीन का भी रोल है। मीन्स हम क्लोरीन के भी टॉपिक में लिखेंगे कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन उसका रोल है। ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट था? तो प्रेजेंट एट फोटोसिस्टम 1 या 2 पे प्रेजेंट होता है। आपको ये याद रखना होगा कि फोटोसिस्टम 2 पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो 9th एलिमेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद होता है 10th एलिमेंट
जिसका नाम है जिंक, Zn। ओके, यहाँ पे ये याद रखिए कि ये MnCl प्रोटीन है, PROT मैंने लिखा हुआ है, ये प्रोटीन है, आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। तो जिंक पे आते हैं, जिंक का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है और फिर इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। जिंक का एब्जॉर्प्शन Zn+2 के फॉर्म में होता है। जिंक का एब्जॉर्प्शन Zn+2 के फॉर्म में होता है। अब इसका फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो ये एक्टिवेटर होता है कुछ एंजाइम का, एक्टिवेटर ऑफ कौन कौन से एंजाइम का एक्टिवेटर है, तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और NCERT में यहीं पे लिखा है कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम का भी एक्टिवेटर होता है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एंड कार्बोक्सिलेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज में दोनों ही एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा। और कार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए भी एक्टिवेटर जिंक चाहिए होता है। इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल में एक पॉइंट लिखा हुआ है एंजाइम टॉपिक में कि जिंक एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम का भी, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और ये पैंक्रियाज से आता है, ह्यूमन के पैंक्रियाज से आता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जो जिंक होता है वो ऑक्सिन के सिंथेसिस के टाइम भी नीडेड होता है, नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ GSIS, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, ये जो जिंक है ये ऑक्सिन के सिंथेसिस के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट दूंगा आपको, 2000 का नोट होगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार PYQ में आया हुआ है। देखिए, प्लांट में हार्मोन जो है ऑक्सिन, प्लांट का ऑक्सिन और ह्यूमन का, प्लांट में ऑक्सिन और ह्यूमन में मेलाटोनिन एंड सेराटोनिन, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, मेलाटोनिन है क्या, चेक कर लीजिएगा, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, ये दोनों एंजाइम, प्लांट का ऑक्सिन और ह्यूमन में मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, इन दोनों हार्मोन का, इन तीनों ही हार्मोन का प्रिकर्सर कौन होता है, प्रिकर्सर CURSOR, प्रिकर्सर कौन होता है इन तीनों हार्मोन का, तो प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफॉन एंड Zn+2। तीनों ही हार्मोन के लिए एक प्रिकर्सर चाहिए होता है। मीन्स तीनों हार्मोन बनते किससे हैं, प्रिकर्सर मीन्स किससे बनते हैं, तो एक ट्रिप्टोफॉन क्या है, एक अमीनो एसिड है इससे, और जिंक, दोनों ही प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं ऑक्सिन के लिए, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के लिए। ठीक है, ये नोट पॉइंट है और ये PYQ में कई बार आया हुआ है। और ये ट्रिप्टोफॉन कैसा अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफॉन कैसा है, एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो 10 हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद होगा 11 नंबर। 11वें नंबर पे होता है कॉपर। NCERT पे जो दिया है वो है कॉपर। तो कॉपर का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है और देन इसका फिजियोलॉजिकल रोल। कॉपर का एब्जॉर्प्शन Cu+2 के फॉर्म में होता है, मीन्स क्यूप्रिक के फॉर्म में। देखिए, कॉपर का 2 फॉर्म पाया जाता है, एक तो Cu+ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रस बोलते हैं, और दूसरा Cu+2 जिसे हम लोग क्यूप्रिक बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्यूप्रिक के फॉर्म में होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, क्यूप्रिक के फॉर्म में
होता है। फिजियोलॉजिकल रोल देखते हैं तो पहला लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। इसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। प्लांट के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए ये इसेंशियल होता है, इसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा है यही कि ये इसेंशियल होता है प्लांट के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए। और दूसरा लिखा है कि इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर का ये कंपोनेंट होता है। जैसे आयरन एक्ट करता था एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर का कंपोनेंट, उसी तरीके से कॉपर भी इलेक्ट्रॉन कैरियर का कंपोनेंट होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर का भी दो फॉर्म पाया जा रहा है। आयरन की तरह कॉपर का भी दो फॉर्म पाया जा रहा है। क्या था आयरन का एक फॉर्म? Fe+2 था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? फेरस। और दूसरा था Fe+3, जिसे हम बोलते थे फेरिक। तो दो फॉर्म पाया जाता था, तो इसीलिए ये किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैरियर में कॉपर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब पहले देख ले कि ये इलेक्ट्रॉन कैरी कैसे करता है। इलेक्ट्रॉन कैरीज थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। और कैसे? अगर Cu+2 का फॉर्म है और इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो ले करके ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के Cu+ के फॉर्म में। और इसने जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिया तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के Cu+2 के फॉर्म में। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। मीन्स Cu+2 का क्या हुआ यहाँ पे? Cu+2 से Cu+ में हुआ, मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हुआ इसका। और Cu+ का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये आयरन की ही तरह है और ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर अब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है देख लिया जाए। एक होगा प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन, क्या आपको याद है प्लास्टोसाइनिन कहाँ था? लाइट रिएक्शन में जब फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलता था तो वहाँ पे पहले फियोफाइटिन, देन प्लास्टोक्यूनोन, देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और फिर प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन जाता था। तो प्लास्टोसाइनिन वहाँ पे भी मैंने बताया था ये एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, ये एक ऐसा पिगमेंट है जिसमें कॉपर प्रेजेंट है और वो कॉपर यही फंक्शन वहाँ पे करता है, इलेक्ट्रॉन को इसी तरीके से कैरी करता है। एक पॉइंट और मैंने बताया था प्लास्टोसाइनिन के बारे में कि ये एक्ट एज प्लग बिटवीन फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। ये पॉइंट वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दूसरा कहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह एक्ट करता है तो था कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ऑफ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में 2 कॉपर सेंटर थे, आपको याद होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स 5 का दूसरा नाम क्या था? साइटोक्रोम AA3, BC1C AA3। और दूसरा नाम क्या था? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, है ना। तो ये कोई भी ऑप्शन में पूछ सकता है ये कोई भी नाम ऑप्शन में पूछ सकता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है, सॉरी कॉम्प्लेक्स 4 है, या फिर तो साइटोक्रोम AA3 है, या फिर तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इट हैव 2 कॉपर सेंटर। और ये पॉइंट मैंने रेस्पिरेशन में भी बताया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इस टॉपिक में जो हमने बाकी चैप्टर्स में पढ़ रखा है वही सब एक जगह पे हम समराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट इसके लिए हो गया। और इसी के साथ में
कॉपर का फिजियोलॉजिकल रोल खत्म होता है। और 12th एलिमेंट पे हम आ जाते हैं बोरॉन। 3 एलिमेंट और बचा हुआ है, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक होगा। 12th नंबर पे हो जाएगा बोरॉन। अब बोरॉन का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, क्या आपको पता है? फिजियोलॉजिकल रोल। एब्जॉर्प्शन होता है BO3-2 के फॉर्म में और B4O7-2 के फॉर्म में। इन दोनों फॉर्म में बोरॉन का एब्जॉर्प्शन होता है। इसका फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो पहला हो जाएगा अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कैल्शियम के अपटेक में हेल्प करता है, मींस प्लांट को हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, और कैल्शियम के यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेम्ब्रेन फंक्शनिंग। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग FUNCTIONING। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है, मींस मेम्ब्रेन को फंक्शन करने में हेल्प करता है। ये जो बोरॉन है ये मेम्ब्रेन को फंक्शन करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट लिखा है कि पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टिग्मा पे कैसे होता है, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। सारे लाइन इम्पॉर्टेंट है पर ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना चाहिए कि स्टिग्मा पे पॉलन जर्मिनेशन के लिए बोरॉन रिक्वायर्ड होता है। और चौथा, जब जर्मिनेशन होगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, मींस सेल इलोंगेशन के लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है। सेल इलोंगेशन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। और पांचवा के बाद छठा पॉइंट, ये चौथा के बाद पांचवा पॉइंट यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, ये पेज खत्म है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कि सेल डिफरेंशिएशन में भी बोरॉन हेल्प करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। जैसे कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद वो जो सेल है उसको कुछ अगर हम स्पेसिफिक फंक्शन दे दें, उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम उसको कुछ स्पेसिफिक फंक्शन दे दें तो इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो सेल डिफरेंशिएशन में भी बोरॉन हेल्प करता है। इसके बाद एक 6th पॉइंट भी यहाँ पे है, इसी पेज में ख़त्म कर लिया जाए। 6th पॉइंट हो जाएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, इसी का एक दूसरा नाम भी है फ्लोएम, PHLOEM ट्रांसलोकेशन मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के टाइम में होता है लीव्स में, अब वो लीव्स से कहाँ जाएगा, स्टोरेज ऑर्गन मीन्स फ्रूट्स में ट्रांसलोकेट होगा। जो कार्बोहाइड्रेट लीव्स में बना है वो फ्रूट्स में ट्रांसलोकेट होगा, और जब फ्रूट्स में जाएगा मीन्स स्टोरेज ऑर्गन में जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ये ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में हेल्प कौन करता है, बोरॉन हेल्प करता है। 12th के बाद हो जाएगा यहाँ से हमारा 13th नंबर एलिमेंट मॉलिबडेनम। 13 नंबर एलिमेंट MO मीन्स BDENUM बडेनम, स्पेलिंग देखिएगा आप, मॉलिबडेनम 13 नंबर। इसके बाद एक और एलिमेंट हमें पढ़ना है लास्ट में, क्लोरीन, फिर ये टॉपिक एंड हो जाएगा। मॉलिबडेनम का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है और फिर इसका फिजियोलॉजिकल रोल। तो इसका एब्जॉर्प्शन होता है मॉलिबडेट आयन मीन्स MOO2+2 के फॉर्म में। इसका नाम क्या होगा, BDATE, मॉलिबडेट आयन के फॉर्म में होता है। MO का एब्जॉर्प्शन मॉलिबडेट आयन के फॉर्म में होता है, और इसका रोल देखिए क्या होता है, ये होता है
component of enzyme of nitrogen metabolism। जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एंजाइम यूज होते हैं उसी का ये क्या होता है, कंपोनेंट होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं एनसीईआरटी में तो ये पेज नंबर 202 पे ये लिखा हुआ है, देखिए एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज अ एमओएफई प्रोटीन। देखिए एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज अ एमओएफई प्रोटीन। तो ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है या फिर तो किसका कंपोनेंट है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम का कॉन्स्टिट्यूएंट है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एंजाइम कौन सा है, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज और दूसरा नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। और दोनों ही एंजाइम का ये क्या होता है, कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और इस एंजाइम को हम क्या बोल सकते हैं, एंजाइम इज अ प्रोटीन। तो कैसा प्रोटीन होगा, एमओएफई प्रोटीन होगा। कैसा प्रोटीन होगा, एमओएफई प्रोटीन होगा जो कि एक्ट करेगा एज अ एंजाइम। 13 के बाद सबसे लास्ट हमारा 14 नंबर का पॉइंट, और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट क्लोरीन के बारे में। देखिए क्लोरीन का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, Cl- के फॉर्म में। और इसका फिजियोलॉजिकल रोल देख लिया जाए। इसका एब्जॉर्प्शन Cl- मीन्स क्लोरीन के एनोयन के फॉर्म में होता है। इसका फिजियोलॉजिकल रोल में सबसे पहला हो जाएगा कि अलोंग विथ सोडियम और पोटेशियम, अलोंग विथ सोडियम, अलोंग विथ सोडियम मतलब सोडियम एंड पोटेशियम क्लोरीन। सोडियम और पोटेशियम के साथ में क्लोरीन क्या करता है, देखिए अलोंग विथ सोडियम एंड पोटेशियम क्लोरीन क्या करता है, दो काम करेगा। अलोंग विथ सोडियम एंड पोटेशियम क्लोरीन दो काम करेगा। पहला हो जाएगा कि मेंटेन करेगा सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को, मेंटेन्स सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट मतलब आप समझ रहे होंगे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। तो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। और दूसरा इसका जो काम होता है एनोयन कैटायन बैलेंस को, एनोयन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करता है। या फिर तुम यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, मेंटेन एनोयन कैटायन बैलेंस। ठीक है, मेंटेन किसको करेगा, एनोयन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करता है। ये जो सोडियम है और ये जो पोटेशियम है दोनों ही कैटायन है और क्लोरीन एनायन होता है। तो एनोयन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करता है। और दूसरा फंक्शन है कि सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो कि मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं बताऊंगा फिर से, और आपको पता भी है कि ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ या फिर तो लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है। क्या फंक्शन है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ O2। O2 का इवोल्यूशन करता है और फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है। आपको पता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या था, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स MnCl प्रोटीन। ठीक है, MnCl प्रोटीन क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि फोटोसिस्टम 2 के पास प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट फोटोसिस्टम 2 ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिस्टम 2 के पास में प्रेजेंट होता है और ये है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। क्लोरीन का ये फंक्शन हो गया कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन करवाता है। तो रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट यहीं पे कंप्लीट होता है। और मैंने अभी भी किसी भी एलिमेंट का डिफिशियंसी डिजीज नहीं बताया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है डिफिशियंसी डिजीज। उसे हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे और उसके बाद थर्ड लेक्चर में ही नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।